औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हाफिज़ मुज़म्मिल कवी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को याद है कि हम लास्ट लेक्चर तक चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 10 का लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक को हमने शुरू किया हुआ था, जो कि था हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स। और फाइबर ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद हमने फाइबर ऑप्टिक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल भी पढ़ लिया था, जो कि हमारे पास था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर हमने देखा था कुछ बेसिक टर्म्स को स्टडी किया था, जैसे कि क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हमने फिर देखा था कि हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर लाइट को कैसे कैप्चर किया जाता है। अब हमने उसको फिर जो था हमारे पास, हमने वहाँ पे बात की थी कि हमारे पास असल में फाइबर ऑप्टिक्स इस तरह से बनाई जाती है कि एक कोर होती है और इसके बाहर एक क्लैडिंग होता है। कोर हमने कहा था कि आपके पास ग्लास का मटेरियल का एक हम जो लेयर रखते हैं और एक दूसरी लेयर क्लैडिंग जो वो के ग्लास की लेयर की होती है, लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा चेंज होता है, कम होता है हमारे कोर से। हमारी लाइट इसकी वजह से अंदर कैप्चर हो जाती है। उसको हमने नाम दिया था मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का। आज हम कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन पढ़ने लगे हैं, जो कि हमारे फाइबर ऑप्टिक्स का सेकंड प्रिंसिपल है। अब इसको समझते हैं हम। बहुत इजी सा इसका कंसेप्ट है। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं आपके सामने, ठीक है। कॉन्टीन्यूस रिफ्रैक्शन के अंदर हमने जिस तरह कि आपको याद है कि अभी मैंने बात की कि हमने जो कल फाइबर पढ़ी थी, उसके अंदर हमारे पास एक कोर था कुछ इस तरह से, और इस कोर के बाहर एक क्लैडिंग था, ठीक। क्लैडिंग भी बना लेते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास इसके बाहर एक क्लैडिंग था, कुछ इस तरह। और हमने कहा था कि ये हमारे पास कोर है, कि क्लैडिंग है हमारे पास, ये वाली चीज़ कोर है इनसाइड जो है, और बाहर वाली जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ब्लू पार्ट जो नज़र आ रहा है, ये क्या है, क्लैडिंग है। और इसमें हमने कहा था अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हो, तो n1 हमारे पास हमेशा ग्रेटर होता है किससे, n2 से। और इसको नाम दिया था हमने फाइबर को मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ठीक है ना। ये ले जी, ये नाम था इसका। इसको चूंकि हमने रिलेट करना है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ दोबारा। अब ज़रा कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन में देखें क्या होता है। हम कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन के लिए कुछ बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास एक फाइबर ड्रॉ कर लेते हैं हम। आपके पास इस फाइबर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक कोर होता है हमारे पास सेंटर में। चलिए थोड़ा सा फासला बढ़ा लेते हैं ताकि आपके जो समझने में आसानी हो। हमारे पास सबसे पहले एक कोर होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास इसके बाहर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ होगा, जिसे हम n1 कह लेते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पास इसके बाहर एक लेयर मज़ीद होती है यूज़, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम होता है, ठीक है। अब होता यह है कि इसके बाहर एक और लेयर लगा दी जाती है हमारे पास, कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर हम एक और लेयर ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमारे पास एक और लेयर ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये लेयर्स किस तरह से मैनेज होती हैं, हमारे पास ये जो आपके पास नज़र आ रहा है आपको टोटल मटेरियल, हमारे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सबसे ज़्यादा होता है, इसका उससे कम होगा। ये जो हमारे पास जगह नज़र आ रही है इसका उससे कम, और ये जो नज़र आ रही है हमारे पास इसका उससे भी कम होता है। यानी हमने ग्रेड्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये कॉन्टीन्यूसली बाहर की तरफ जाते हुए क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हमें क्या फ़ायदा होगा वो तो अभी हम देखते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इस वायर को कंप्लीट कर लेते हैं हम, कि हमारे पास जी ये लें, ये हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर लाइट एंटर होगी तो कैसे हम इसे यूज़ करेंगे उसको भी देखते हैं हम, ठीक है। ये लें, ये हमारे पास ये ऑप्टिकल फाइबर हमने बनाई है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट ग्रेड्स बना दिए हैं। और मैंने कहा अगर आपके पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इस पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3 है, तो इस पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n4 है, तो n1 सबसे बड़ा होगा, n2 उससे छोटा होगा, n3 उससे छोटा, और n4 सबसे छोटा होगा हमारे पास, ठीक है। अब इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, ये देखें।
जब हम लाइट को एंटर करेंगे इसके सेंटर कोर में, ठीक है, आप कहीं भी एंटर करें, लेकिन हम चूँकि सेंटर कोर को देखने लगे हैं तो हम जब लाइट को एंटर करेंगे यहाँ पे आपके पास किसी भी एंगल पे, तो होगा क्या, जब लाइट एंटर होगी इसके अंदर तो आपके पास रिफ्रैक्शन का फिनोमेना याद है कि एक जब डेंसर मीडियम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि डेंसर मीडियम है, जब लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती थी तो क्या होता था, वो रिफ्लेक्ट कर जाती थी, अपने नॉर्मल से दूर हट जाती थी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा, हम नॉर्मल भी साथ साथ ड्रॉ किए जाते हैं और साथ साथ हम लाइट रे को डिस्कस किए जाते हैं। ये देखें आपके पास अगर मैं यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे लाइट आपके पास जैसे ही मीडियम चेंज करेगी तो यहाँ से अपना पाथ चेंज कर लेगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ठीक, सिंपल रिफ्रैक्शन हुई आपके पास। अब आगे क्या होगा, आगे आपके पास लाइट दोबारा से एक और मीडियम के अंदर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n आपके पास 2 मैंने कहा, इसके बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3 है जो n2 से कम है। फिर अब ये डेंसर मीडियम होगा, ये रेयर मीडियम होगा। जब लाइट जाएगी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो क्या होगा, ये देखें यहाँ पर दोबारा से स्ट्राइक कर रही है तो ये क्या करेगी, यहाँ से नॉर्मल से परे हट जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है, ये नॉर्मल से क्या है, दूर हट गई। अब हमारे पास अगले पॉइंट पे भी यही हो रहा है। अगर मैंने इसको नाम दिया था, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n3 का, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n4 का, चले एक काम करते हैं, जिन कलर्स में हमने रखा हुआ है हम उन कलर्स में भी लिख देते हैं इनको। n2 हमारे पास कौन से कलर में है, ब्लू कलर में है, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना कोई बाकी बचे। n3 हमारे पास है रेड कलर में, जो रेड वाला हमारे पास एरिया वो n3 में है, और n4 हमारे पास है ग्रीन कलर में। चलें ये देख लें, अब ज़रा आपको याद रहेंगे। तो हमारे पास यहाँ आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n3। अब जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगी हमारे पास लाइट, n3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, n4 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यानी ये हमारे पास डेंसर मीडियम है इस टाइम, ये हमारे पास रेयर मीडियम है। तो जब लाइट यहाँ से बेंड करेगी तो हमारे पास कहाँ चली जाएगी, हमारे पास नॉर्मल से दूर हट जाएगी कुछ इस तरह से। अब हमारे पास जो लास्ट मीडियम आप देख रहे हैं, हमारे पास लास्ट मीडियम तक पहुँचते पहुँचते लाइट का एंगल कुछ ऐसा हो चुका होता है कि हमारे पास लाइट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो चुकी होती है। और क्रिटिकल एंगल आपको याद है ना, वो एंगल ऑफ आपके पास इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता था। और अगर आप ग्लास यूज़ कर रहे थे तो हमने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला भी था एक क्या, जिसका कितना था 42 डिग्री के करीब था, ठीक। अब जब लाइट यहाँ टकराएगी हमारी, अगर हम इसको थोड़ा ज़्यादा बेंड कर लें, ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास लाइट जब यहाँ टकराएगी कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लाइट सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर जाएगी कहाँ पे, अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे चूँकि हमारे पास क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल है, ठीक है, हमारे पास जो ये एंगल मौजूद है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। लिख देते हैं इसको जी, इस पॉइंट पे हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है किससे जी, क्रिटिकल एंगल से। तो हमें यहाँ पे जो फिनोमेना देखने में नज़र आएगा वो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है, और सारी की सारी लाइट यहाँ पे लिहाजा बेंड कर जाएगी किस तरफ, अंदर की तरफ, कुछ इस तरह। जब लाइट बेंड करेगी अंदर की तरफ हमारे पास इस तरह से, अब ये रेयर मीडियम से किस तरफ आ रही है, डेंसर मीडियम की तरफ। और अगर हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं कि अगर डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती थी लाइट, डेंसर से रेयर की तरफ जाती थी तो वो नॉर्मल से दूर हटती थी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हमारे पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये किधर के फॉल करेगी, फॉल टू नॉर्मल, फॉल नियर टू नॉर्मल, तो ये नॉर्मल के करीब आ जाएगी, ठीक है, यानी 90 डिग्री के। तो लिहाजा यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से,
तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि नॉर्मल के करीब आ जाएगी आपके पास। जो पहले यहाँ लाइट इस तरह से एंगल पे आ रही थी वो नॉर्मल के इस तरह से हो जाएगी। और फिर फर्दर हम इसको बना सकते हैं कि आपके पास मज़ीद अगर हम देखें तो ये नॉर्मल से फिर करीब आ जाएगी। इस तरह से ये काम चलता रहेगा। यहाँ पे इस तरह से लाइट की बेंडिंग हमारे पास कॉन्टीन्यूस रहेगी। और जब दोबारा ये यहाँ पे टकराएगी तो हमारा दोबारा यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से लाइट शुरू हो जाएगी। कहाँ पे, हमारे पास यहाँ से दोबारा से इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना नजर आएगा। अब ये मैंने एक रफली डायग्राम बनाई है आपके सामने, ठीक है। इसके एक बेहतर डायग्राम जो है हम यहाँ पे बना लेते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हो रही होती है। इसके अंदर हमारे पास ग्रेडेड हमने बनाया है सारा। अब आपके पास स्कोर को भी थोड़ा सा, अब इसको ज़रा हम रीड करके बनाते हैं ताकि हमारे पास जगह भी कम हो और आपको थोड़ा फिनोमेना भी विजिबल हो। ठीक, ये देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह, ठीक, हमारे पास ये भी आ गए और लास्ट लेयर कुछ हमने इस तरह से बनाई थी जिनमें ग्रेड्स हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो लाइट एंटर होती है उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से हो रही होती है। ये देखें यहाँ से हमारे कोर से एंटर हो रही है ना, कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। और आपके पास जो लाइट दूसरे किसी एंगल पे एंटर हो रही होगी, इसकी किस तरह से हो रही होगी, कुछ इस तरह से। तो हमारे पास ये पूरी एक इस तरह से ये क्या रहेगा, ये लाइट बार बार आके एक पॉइंट पे फोकस होगी, जिसकी वजह से हमारा सिग्नल क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसको थोड़ा बेहतर करके हम बना लेते हैं ताकि आपको विजिबली भी थोड़ा सही लगे। ये कुछ इस तरह से आपके पास रिफ्लेक्शन हो रही होगी यहाँ पे। तो आपके पास कुछ इस तरह का फिनोमेना देखने में नज़र आ रहा होगा, जिसको अगर मैं यहाँ पे इसकी तरह से ड्रॉ करूँ, आपके पास ये n1 ग्रेटर देन n2, हमारे पास यहाँ पे लाइट अगर रिफ्लेक्ट करती है तो लाइट इस तरह से जा रही होती है, कुछ ये शक्ल बना रही होती है। लेकिन यहाँ पे लाइट ऐसे नहीं होगी। यहाँ पे लाइट कैसे शक्ल बना रही होगी, हमारे पास अगर ये हमारे पास फाइबर है तो इस फाइबर के अंदर जो लाइट शक्ल बना रही होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। और वो क्यों, हमारे पास कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन की वजह से, कि हमारे पास लाइट क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूसली रिफ्लेक्ट कर रही है। यहाँ पे ऐसा ही है ना, ये देखिए यहाँ से जैसे इसमें एंटर रिफ्लेक्ट किया, यहाँ से एंटर रिफ्लेक्ट किया, यहाँ से एंटर रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आपको देखने में नज़र आता जा रहा है मुसलसल। तो इस वजह से लाइट क्या करेगी, हमारी रिफ्लेक्ट करती जा रही है मुसलसल, सिग्नल बड़ा फोकस आ जा रहा है। तो ये हमारे पास फिनोमेना कहलाता है कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन का, ठीक हो गया। अब हमारे पास एक बात याद रहे, इसको हमने नाम दिया था जिस पे एक कोर की लेयर थी और एक क्लैडिंग था। हमारे पास एक लेयर मजीद हमने एंटर करके उसको नाम दे दिया था कि ये कौन सी फाइबर है, मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, क्योंकि इसमें एक स्टेप था। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने डिफरेंट ग्रेड्स बनाए हमें, ऐसा ही है। तो इसको अगर हम नाम दें तो क्या नाम दे सकते हैं, पहले हम इसको थोड़ी सी हेडिंग्स को यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी जगह बन जाए कि ये हमारे पास इसमें कोर था और ये वाली चीज़ को क्लैडिंग थी हमारे पास इधर। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं चूँकि इसकी, तो इसके अंदर हमारे पास इसको क्या नाम दे सकते हैं, हम इसको हम नाम दे सकते हैं जी मल्टी मोड, क्योंकि अभी भी डिफरेंट आपके लेयर्स हैं इसके अंदर। मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ठीक है। और आपको कंपैरिजन में दोनों के पता लग रहा है कि लाजिम आता है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन मसला क्या है, फिर एक्सपेंसिव भी तो होगी ना। तो फिर कुछ जगहों पे हमारे पास मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर यूज़ की जाती है और कुछ जगहों पे हमारे पास जो यूज़ की जाती है वो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यूज़ की जाती है, ठीक है। तो एक छोटा सा ये थ्योरेटिकल टॉपिक था कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थोड़ा लेंथी था, लेकिन ये तो बड़ा इजी सा हो गया ना। तो उम्मीद है ये सारा कवर हो चुका होगा, ठीक है। ये वाली बातें भी समझ आ गई होंगी सारी हमारे पास। अच्छा, ये हो गया जी हमारे पास कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन। और इसके साथ ही हमारे पास ये जो चैप्टर का सारा थ्योरेटिकल पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है वो आपने याद रखना है। सबसे पहले हमने इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद हमने जो है कुछ बेसिक टर्म्स को भी डिफ़ाइन किया था। बेसिक टर्म्स
पहला लेक्चर जो था सीधा सीधा सिर्फ हमारे पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में था सारा का सारा, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। आपने देखा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है पूरे चैप्टर के अंदर। फिर आपने जो है आपने नियर पॉइंट, फॉर पॉइंट, रिजॉल्विंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफिकेशन जिसको आपने बोला, उनको डिफाइन किया था सारों को। उसके बाद हम आए थे सिंपल माइक्रोस्कोप पे, और सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद हम कहाँ पे आए थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। अब ज़रा ना ये बातें याद रखनी है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाली सारी, इनके मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इनकी डायग्राम्स याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसका पता है क्या फ़ायदा है, उसका फ़ायदा हमें न्यूमेरिकल्स में नज़र आएगा कि हमने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स उसी की बेस पे करने हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से वो ज़हन में रखनी है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ी थी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद हमने जो है टेलीस्कोप को स्टडी किया था, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप थी, जिससे हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखा करते थे। उसके मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी पढ़ा था और हमने डिपेंडेंस वगैरह देखी थी किस चीज़ पे होती है। उसके बाद हम ज़रा आगे थे हमारे पास लाइट पे, ठीक है। लाइट से पहले हमने स्पेक्ट्रोमीटर एक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने डिफरेंट लाइट सोर्सेज के स्पेक्ट्रा को स्टडी किया था कि हमारे पास डिफरेंट लाइट सोर्सेज के पास कौन कौन सी लाइट कॉम्बिनेशंस होती हैं, उनकी वेवलेंथ्स क्या होती हैं हमारे पास, ठीक है, कितनी एंगल पे बेंड होती हैं। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो कौन सा था, स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, जो हम पढ़ते नहीं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो किस तरह से फाइंड की गई, एल्बर्ट ए माइकलसन ने कैसे फाइंड की हमारे पास, वो सारा टॉपिक हमारा उसमें कवर हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स पे आए हम, और फाइबर ऑप्टिक्स को हमने क्या किया, एक बेसिक इंट्रोडक्शन किया, जिसके अंदर हमने जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हमारे पास एडवांटेजेस थे जिनको मैंने डिस्कस किया कि क्या होती है, हायर बैंडविड्थ होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी नहीं करते। किस चीज़ को कैरी करते हैं हमारे पास, ये कैरी करते हैं लाइट को, और लाइट की मदद से ये पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि ठीक है, ये तो हमने बात पढ़ ली कि फाइबर ऑप्टिक्स ऐसे करता है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स अपने अंदर लाइट को कैसे कैप्चर करता है। तो फिर मैंने कहा चलें हम इसके ना प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं। दो प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे हमारे पास। पहला प्रिंसिपल था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जिस प्रिंसिपल में हमने देखा कि हमारे पास लाइट कैसे कैप्चर की जाती है अंदर। तो हमने देखा कि जी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे आप लाइट को फॉल कर दें, लाइट क्या होगी, आपके पास इनसाइड द फाइबर रहेगी, ठीक है, कैप्चर हो जाएगी। उसके बाद आज हमने जो देखा उसका दूसरा प्रिंसिपल वो क्या है, कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। और कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि हमारे पास जैसे ही जो हमारे पास जो है, अगर हम डिफरेंट लेयर्स बना लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, आपके पास मुसलसल बाहर जाते हुए ये कम हो रहा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपके पास क्या होता है, हमारे पास जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वो हमें मुसलसल देखने को नज़र आता है, और हमारे पास लाइट बड़ी अच्छी तरह से कैप्चर होती है उस शक्ल में हमारे पास, ठीक है। आपके पास यहाँ पे सिर्फ इतनी लाइट नहीं होगी, बेशुमार लाइट होगी यहाँ पे जो कैप्चर हो रही होगी कुछ इसी तरह से। मैंने सिर्फ लाइट की एक बना दी है ताकि आप लोगों को ज़रा समझ आ जाए। ये देखें बहुत सारी लाइट होगी यहाँ पे, लेकिन वो सारी की सारी क्या कर रही होगी, इनसाइड ही रहेगी आपके पास, और बड़ी अच्छी तरह से फोकस हो रही होगी बार बार एक पॉइंट पे। तो हमारे पास उसकी पावर लॉस ज़्यादा नहीं होगा, ना होने के बराबर होगा, ठीक है। ये था हमारे पास कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन का टॉपिक, ठीक है। अब हम एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के मुताबिक आपके शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करते हैं, ठीक है। मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और आपने भी, ठीक है, साथ साथ करते जाने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। इसके लिए सबसे पहला काम ये करें, अपनी बुक्स को सामने रखें, ठीक है, और अपनी बुक्स में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस निकाल लें, ठीक। मैं भी अपने एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन निकाल लेता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ा सकूँ, ठीक। तो हमारे पास एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम। तो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं इसको ज़रा अरेज कर देता हूँ, क्योंकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने लगे हैं सारे के सारे। तो फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो गया। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सारे के सारे इजी हैं जो हमारे एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आपको कुछ नई चीज़ें भी सिखाई जाएंगी, जिस तरह न्यूमेरिकल्स के अंदर भी आपके पास कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं। तो हमारे पास परेशान नहीं होना, इसको साथ साथ लेकर चलते हैं। अच्छा जी, टॉपिक हमारा पास अब क्या स्टार्ट हो गया जी, शॉर्ट क्वेश्चंस का। यहाँ पे मैं लिखता जाऊँगा कौन कौन से एलपी में है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक हो गया। अब जो जो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का होगा वो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे और यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास जोन सा है वो फर्स्ट वाला है 10.1।
ये लें जी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है, 10.1 है। ठीक है, चलें इसको पढ़ते हैं हम। तो पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं पूरा एक्सप्लेन करता जाऊँगा आपको हर शॉर्ट क्वेश्चन को, बेशक हमने पढ़ा है लेकिन हम इसको देखते जाएंगे एक बार ताकि रिकॉल हो जाए आपके लिए। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर मैग्नीफिकेशन एंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होती है और एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होती है। चलें इसको भी देख भी लेते हैं। कहते हैं एक्सप्लेन हाउ अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफायर। कहते हैं कन्वेक्स लेंस को कैसे यूज़ किया जाता है मैग्नीफायर के तौर पे। तो हम इन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक, तो पहले हम लीनियर मैग्नीफिकेशन को ज़रा जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन आपको याद है, लीनियर मैग्नीफिकेशन जब आप आंसर लिखेंगे इसका तो लीनियर मैग्नीफिकेशन पहले हम डिफाइन करते हैं। आपके पास द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या कहलाती थी, इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, याद आया, हमने कहा था कि हमारे ऑब्जेक्ट के मुकाबले में हमारा जो इमेज है कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। इस चीज़ को हम देखते तो ये क्या कहलाती थी हमारे पास, लीनियर मैग्नीफिकेशन कहलाती थी। रेशियो द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमारे पास मैग्नीफिकेशन m से शो होती थी, और साइज ऑफ द इमेज हम I से शो करते थे और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट O से शो करते थे। इसकी एक और डेफिनेशन भी आपने पढ़ी थी, वो क्या थी, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस of image from lens to the size of object, to the distance of object from lens। ठीक है, to the distance of object from lens। ठीक है, और अगर आपको ये टॉपिक को रिकॉल करना है तो आप जा सकते हैं अपने शुरू के टॉपिक में, लेक्चर नंबर 2 में इस चैप्टर के। वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से डिस्कस की गई हैं कि आपके पास यहाँ पे m इक्वल टू बराबर होता था डिस्टेंस ऑफ इमेज हमारे पास ऑब्जेक्ट Q, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को P से शो करते थे। ठीक, और बाद में हमने इन दोनों को कंबाइन करके भी एक फॉर्मूला बनाया था कि आपके पास इमेज ओवर ऑब्जेक्ट बराबर होता है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक हो गया, ये हमारे पास लीनियर मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन होगी। अब इसके बाद एंगुलर मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन को जल्दी से रिकॉल करते हैं हम। एंगुलर मैग्नीफिकेशन हमने कहा था, यहाँ पे हमने पहले विजुअल एंगल को डिफाइन किया था जी, कि हमारी आँख जब भी किसी चीज़ को देखती है तो एक एंगल बन रहा होता है। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से शो किया था, लट करें एक ऑब्जेक्ट है और हमारी आँख इसको देख रही है कुछ यहाँ से, तो हमारी आँख के साथ ऑब्जेक्ट का बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास कहलाता है अल्फ़ा। ठीक है, और अगर हम इधर कोई कन्वेक्स लेंस यूज़ कर लेते तो हमारे पास यही इमेज हमें मैग्नीफाई होकर मिलना था। हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट को करीब ले आए और इसके आगे रखते हैं एक लेंस, तो अब आपके पास क्या होगा, आपके पास यही ऑब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई होकर मिलेगा, और अब जो एंगल कहलाएगा वो कहलाएगा बीटा। ये हमारे पास इमेज है। तो हम कहते थे कि हमारे पास द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट I, ठीक है, आपके पास जब द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड आए व्हेन वी यूज सम एड। ठीक है, एड मतलब हम कोई कन्वेक्स लेंस वगैरह यूज करें, टू द आपके पास एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट टू अनएडेड आई। ठीक है, हमारे पास द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई बाय ऑब्जेक्ट भी लिख लेंगे यहाँ पे, बेहतर होगा हमारे पास, क्योंकि ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा था, ये इमेज बना रहा था हमारे पास एंगल।
एट आई बाय इमेज, ठीक है। व्हेन वी यूज सम एड, क्योंकि एड से जब आप यूज़ करते थे तो आपको इमेज मैग्नीफाई होकर नजर आता था। 2D एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट टू अनएडेड आई हमारे पास क्या कहलाता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। और इसको आपने मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को लिखा था, ये किसके बराबर होता है, हमारे पास बीटा ओवर अल्फा के। ठीक हो गया, ये बात भी याद है। अब हमारे सवाल का एक पार्ट हो गया सॉल्व कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो हमने लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन को डिफाइन कर लिया है। अब अगला पार्ट उसका कहता है एक्सप्लेन हाउ अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफायर। ये अकेला भी आपको आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि जी कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफायर के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग दे के इसको भी लिख लेते हैं, कन्वेक्स लेंस एज मैग्नीफायर। मैं ये लिखूँगा, ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ रेयर डायग्राम की मदद से समझाऊँगा, ठीक है। मैग्नीफायर का क्या मतलब है, हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप, ताकि आपको याद रहे ये। तो अगर हम इसको देखें कि हम मैग्नीफायर को कन्वेक्स लेंस के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, लेट करें, ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये वाला एक कन्वेक्स लेंस है, और हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा चला गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम थोड़ा सा सीधा करके ड्रॉ करते हैं कि ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये हमारे पास ये जो लेंस है इसका फोकस यहाँ पे है, जिसको हम एफ लिख लेते हैं, और यहाँ पे भी इसका फोकस सेम पॉइंट पे होगा, जिसको हम एफ लिख लेते हैं। तो जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होता है इसके अंदर, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इनसाइड द फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ पे जब इनसाइड द फोकल लेंथ हम प्लेस कर देते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक रे लाइट की यहाँ से कुछ इस तरह जाएगी, और दूसरी रे सेंटर से होती हुई कुछ इस तरह से जाएगी। और जब आप इसको ड्रॉ करेंगे पीछे की तरफ, तो हमारे पास ये कहीं यहाँ जाके लाइट मिलती है। ये थोड़ी सी हमने टेढ़ी कर दी ना इस वजह से, ये देखें कुछ इस तरह से आपके पास। जब आप इसको इकट्ठा करेंगे तो ये कहीं दूर जाके आपके डिस्टेंस डी पे आपस में कंबाइन होती हैं, और हमारे पास ये यहाँ पे इमेज डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास जी जो सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे यूज़ करते हैं इसको मैग्नीफायर के तौर पे। तो इसमें हमने लिखना है कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इनसाइड द फोकल लेंथ, तो हमारे पास जो हमें इमेज नज़र आता है वो हमें वर्चुअल इमेज नज़र आता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज नज़र आता है, कहाँ पे, डिस्टेंस डी पे, ठीक हो गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं इमेज की नेचर भी, इमेज क्या है, वर्चुअल है, इमेज क्या है, इरेक्ट है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि लाइट की रेज असल में कंबाइन नहीं हो रही, ठीक है, इरेक्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैग्नीफाइड है। और हमारे पास इसकी मैग्नीफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1 + d/f, ठीक हो गया। तो ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था इसके लिए। तो उम्मीद है अब आपको याद आ गया होगा हमारे पास कन्वेक्स लेंस एज मैग्नीफायर। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो अब हमारे पास ये सारी बात आपको क्लियर हो गई कि लिखना कैसे है ये शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। अब अगला शॉर्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया हमारे पास फर्स्ट लेक्चर का, जैसे ही हमारे पास अगला लेक्चर स्टार्ट होता है हम उसमें आपको अगले शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर करवा देंगे। तो बेफिक्र रहें, परेशान नहीं होना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी हमारे जो है साथ साथ चलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।